हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। इटालियन पार्लियामेंट ने है जो रिसेंटली महिला हत्या को अपराध बनाने के लिए मतदान किया है। पार्लियामेंट में जो है महिला हत्या को अपराध बनाने के लिए मतदान किया गया है। इसमें हम इंडिया के भी जो रूल्स हैं, कानून हैं महिला सुरक्षा के लिए, वो देखेंगे। इतालवी संसद के प्रतिनिधियों ने एक स्त्री हत्या को अपराध लिंग के आधार पर किसी महिला की हत्या को अलग कानून के रूप में पेश किया और उसके लिए सजा है आजीवन कारावास। ये एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में इस विधेयक को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए समर्पित मंजूरी दी गई है। पहले भी ऐसे ही कानून बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन ग्यूलिया सेचिटिन के उसके पूर्व प्रेमी द्वारा हत्या के बाद ये कानून पर कार्रवाई के लिए और भी ज़्यादा मजबूर हो गए। और इसी तरह से नवंबर 2023 के अंत में 22 वर्षीय युवती की फिलिपो टूरेट्टा ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को थैली में लपेटकर झील के किनारे फेंक दिया। इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं आते रहते हैं, लेकिन अभी इटली में इसी वजह से कानून बनाया गया है। जब तक पकड़ा नहीं गया, हत्या सुर्खियों में रही। उनकी बहन जो थी, उन्होंने कहा था कि जो हत्यारा है वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसका एक स्वस्थ पुत्र है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में पुत्र को वैल्यू दी जाती है, तो इसी वजह से वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक पुत्र ही था जिसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जिन्होंने पूरे इटली में, और उनके ये सेंटेंस ने, उनके शब्दों ने इटली में लोगों को मजबूर कर दिया एकजुट होने के लिए और मांग करने के लिए। 2 साल बाद संसद के एक लंबे और जोशीले सत्र के बाद सांसदों ने महिला हत्या पर एक कानून बनाने के लिए मतदान किया। अब इटली उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां महिला हत्या के लिए अलग से कानून बने हुए हैं। मतलब कि महिला हत्या को एक अलग टॉपिक बनाया गया है नॉर्मल हत्याओं से, और उसके लिए अपराध भी रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पेश किए गए इसको विपक्ष का भी जो है समर्थन प्राप्त था, और सांसद जो थे वो पीड़ितों को याद करने के लिए लाल रिबन या फिर लाल जैकेट पहन के आए थे। अब से इटली में किसी महिला की लिंग प्रेरित हत्या होने को महिला हत्या के रूप में दर्ज किया जाएगा। मतलब कि लिंग प्रेरित हत्या मतलब कि वो महिला है, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी है, तो इसी वजह से इसको हत्या के रूप में दर्जा दिया गया। एक कानून के लेखकों में से एक न्यायाधीश पाउला डी निकोला ने इसके महत्व के बारे में, महिला हत्याओं को है वर्गीकृत किया जाएगा और उनका वास्तविक संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा और वे अस्तित्व में रहेंगी। इस कानून का मतलब है कि हम यूरोप में अपराधियों की असली मंशा यानी पदानुक्रम और सत्ता को उजागर करने वाले पहले देश होंगे। इटली अब साइप्रस, माल्टा और क्रोएशिया जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने आपराधिक संहिताओं में महिला हत्या की कानूनी परिभाषा को पेश किया है। मतलब कि कानूनी परिभाषा महिला हत्या की पेश की जाएगी और इन कंट्रीज के साथ वो शामिल हो जाएगा। महिला हत्या की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसलिए तुलना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है। इतालवी कानून उन हत्याओं पर लागू होगा जो किसी महिला के प्रति घृणा, भेदभाव, वर्चस्व, नियंत्रण, महिला के रूप में अधीनता का कृत्य हो, या जो तब घटित हो जब किसी रिश्ते को तोड़ दे या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए दी गई हो। मतलब जब महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सीमित करने के लिए हत्या की गई हो, तो उसको महिला इस हत्या में जो माना जाएगा, या फिर जो महिला के प्रति घृणा, भेदभाव और वर्चस्व वगैरह के कारण हो, या फिर उसे ये माना जाए कि महिला को हमेशा अधीन रहना चाहिए पुरुष के, तो ये सब जो है महिला हत्या में काउंट होंगे। इटली में जो पुलिस के आंकड़े हैं उनके अनुसार जो पिछले साल महिला की हत्याएं उनमें मामूली गिरावट हुई है, यह 116 रह गई है, जिसमें से 106 हत्याएं तो हैं वो लिंग के कारण हुई है। और भविष्य में ऐसे मामलों को अलग से दर्ज किया जाएगा और स्वतः आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जो एक निवारक उपाय है। मतलब पहले से महिला हत्याएं कम तो हुई हैं, लेकिन उनमें से 116 में से 106 हत्याएं जो है वो इसलिए हैं क्योंकि लिंग के कारण हुई हैं। गिनो सेचेटिन को यकीन नहीं है कि ऐसा कानून उनकी बेटी को बचा पाता, जो हत्यारे को ऐसे भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन उनका मानना है कि समस्या को परिभाषित करना और उस पर वार्ता करना जरूरी है। मतलब कि प्रॉब्लम को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है महिला हत्या की प्रॉब्लम को, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। श्री सैचेटिन ने बीबीसी को बताया, पहले कई लोग खासकर मध्य मार्गी और अति दक्षिणपंथी महिला हत्या शब्द सुनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये दुनिया ऐसी दुनिया है जहां हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन कदम तो है। मतलब एट लीस्ट उन्होंने कानून बनाया, कदम तो उठाया है। हो सकता है और भी ऐसे फ्यूचर में कानून बने और महिलाओं को जो पूरे तरीके से सेफ रखा जा सके। उनका ध्यान अपनी शिक्षा पर है, कानून पर नहीं है।
उनका अपना ध्यान शिक्षा पर है, कानून पर नहीं है। ग्यूलिया की हत्या के बाद उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने अपने आसपास जो कुछ हो रहा था उस पर बहुत गहराई से विचार किया और उसके जो नाम पर है एक फाउंडेशन बनाने का फैसला लिया। मतलब ग्यूलिया के नाम पर जो है एक फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो उसके उनके परिवार की उनके परिवार की दूसरों को भी पीड़ित होने से बचाने के लिए समर्पित है। वो इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो और भी फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो और बाकी जो लोग यूलिया के पेरेंट्स फील कर रहे हैं वैसा बाकी लोगों के परिवारों को फील ना हो। पीड़ित होने से मतलब उनको बचाया जाएगा। मैं समझना चाहता था कि मन में क्या चल रहा था। जीनो सैचेटी ने समझाया, वो एक छात्र था, एक प्यारा बेटा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। मतलब जिसने हत्या करी थी उसकी, यूलिया की, वो एक सामान्य छात्र था। जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं वैसे, उसमें कुछ अलग नहीं था। उन्होंने पाया कि समाज में महिलाओं के बारे में रूढ़िवाद धारणाओं, मतलब जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, या फिर ऐसी जो ओल्ड टाइप की थिंकिंग होती है बिल्कुल, तो उनसे प्रेरित है। या फिर पितृसत्तात्मक जो समाज है उससे प्रेरित है। जो पितृसत्तात्मक जो सोच होती है उससे प्रेरित है कि जो हमेशा पुरुष को जो है सर्वोपरि माना जाएगा। पुरुष श्रेष्ठता की धारणा से बना हुआ है और युवा पुरुष अपनी भावना को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बेटी के पूर्व प्रेमी ने एक सुनियोजित हमले में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके साथ दोबारा संबंध बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन भावनात्मक और यौन शिक्षा के अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में इन उपकरणों को स्कूलों में पहुंचना आसान नहीं रहा है। दक्षिणपंथी सांसदों ने बड़े बच्चों के लिए वैकल्पिक यौन शिक्षा कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी का विरोध किया है। मतलब कि यौन शिक्षा जो है उनको तो कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन बाकी सब चीज़ों का विरोध किया है। सैचेटिन फाउंडेशन जो है वो चाहता है कि कक्षाएं अनिवार्य हों और युवाओं के इंटरनेट तक पहुंच होने पर जल्दी शुरू हो। महिला हत्या कानून के भी अपने आलोचक हैं। जब इस साल की शुरुआत में विधेयक पहली बार पेश किया गया था तब इसे पॉइजन्ड मीटबॉल कहा गया था। मतलब तब कोई इसके पक्ष में नहीं था। इसे पॉइजन्ड मीटबॉल यानी जहरीला मीटबॉल कहा गया था। फोगिया विश्वविद्यालय की कानून की प्रोफेसर वेलेरिया टोर कहती हैं कि सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, न ही कोई कानूनी कमी है जिसे पूरा किया जाना है। मतलब कि ये लोगों की थिंकिंग है। उनका मानना है कि महिला हत्या की नई परिभाषा बहुत अस्पष्ट है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब कोई रूल होता है उसकी फिक्स डेफिनेशन होती है कि अगर ये होगा तो ये वाली सज़ा दी जाएगी, लेकिन इसके अंदर कुछ उसकी डेफिनेशन ही स्पष्ट नहीं है। साथ ही इटली में मारी जाने वाली ज़्यादातर महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर द्वारा ही की जाती है, या तो पूर्व पार्टनर या फिर जो वर्तमान में उनके द्वारा ही की जाती है। इसके लिए साबित करना चुनौतीपूर्ण होगा कि हत्या का कारण लिंग है। यहाँ तक कि जो लोग महिला हत्या के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन करते हैं वे इस बात से सहमत है कि इसके साथ लैंगिक असमानता के खिलाफ कहीं अधिक व्यापक उपाय भी होने चाहिए। मतलब इसको व्यापक स्तर पर इसके बारे में सोचा सोचा जाना चाहिए। ये सिर्फ असमानता से संबंधित मुद्दा नहीं है, ये लिंग के कारण होता है। और भी इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। इस मोर्चे पर इटली की समस्याएं वर्तमान रूप में रोम में एक विचारोत्तेजक नई प्रदर्शनी पितृसत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है। इटली में वर्तमान में लैंगिक अंतर सूचकांक में 85th रैंक पर है। इटली जो है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 85th पर है, जो यूरोपीय संघ के सभी देशों में सबसे निचला स्थान है। मतलब यूरोपीय देशों में ये सबसे निचला स्थान है। इसका मतलब है कि बाकी देशों में स्थिति बेहतर है। यहाँ रोजगार महिलाओं की संख्या आधी से थोड़ी ज़्यादा है। सिर्फ एक मुद्दे का जिक्र करने के लिए, हमारे लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने का तरीका हिंसा को रोकना है और हिंसा को रोकने के लिए समानता का निर्माण करना होगा। हिंसा तभी रोकी जाएगी जब समानता बढ़ेगी। लेकिन लेकिन समानता कानून में लागू की जाती है, लेकिन उसे जो है उसे लागू करना रियल में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि लोगों की जो माइंडसेट होता है मोस्टली जो है पितृसत्तात्मक होता है। हमेशा मेल को प्रेफर किया जाता है, तो इसी तरीके से समानता का निर्माण करना बहुत मुश्किल है। एक्शन एड इटली की फेबियाना, ये उनका तर्क है। फेबियाना कोस्टेटिनो कहती हैं हिंसा के कई रूप हैं पिरामिड की तरह। हमें समस्या के सबसे बुरे रूप यानी कि महिला हत्या को खत्म करने के लिए पहले इसके आधार को नष्ट करना होगा। मतलब महिला हत्या क्यों हो रही है, इसका आधार ये है कि लिंग के आधार पर हो रही है, तो पहले उसे खत्म करना होगा। असमानता के कारण हो रही है, पितृसत्तात्मक समाज के कारण हो रही है, उसको खत्म करना होगा, तभी जो है महिला हत्या जो है वो कम होगी। तो इस तरीके से एक पिरामिड की तरह है जिसको
ख़त्म करने के लिए बेस से जो है काम करना होगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। बाद में धीरे धीरे एक एक चीज़ में सुधार करके महिला हत्या में भी सुधार किया जा सकता है। मंगलवार को रोम में संसद का विशाल सत्र देश में शाम सत्तारूढ़ दल के सांसद के अंतिम भाषण के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब और भी ज़्यादा अब हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिना सजा के नहीं छोड़ी जाएगी। अब अगर कोई भी महिला के खिलाफ हिंसा होती है या फिर हत्या होती है तो उसके लिए सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। और इस कानून को 237 सांसदों ने मंजूरी दी है और जो क्लैपिंग के साथ इसका स्वागत किया गया है। न्यायाधीश पाउला डी निकोला का तर्क है कि इससे पता चलता है कि हिंसा महिलाओं के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश की एक साझा राजनीति की जा सकती है। मतलब कि विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों दोनों सांसदों ने जो है इसका पक्ष लिया है, क्योंकि ये साझा राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हालांकि वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक कानून बन जाने से, सिर्फ एक रूल्स या ऐसा कुछ बन जाने से जो है हत्या को कम नहीं किया जा सकता। उसे लागू भी करना होता है, इम्प्लीमेंट करना जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी चीज़ को। और अगर कानून कोई इतना बड़ा हो जिसमें कम्प्लीटली चीज़ को चेंज करना हो, इसे पता चलता है कि इटली आखिरकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गहरी जड़ों के बारे में बोल रहा है। इसका पहला प्रभाव यह है कि देश को ऐसी किसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसका सामना पहले कभी नहीं किया। मतलब पहले महिला हिंसा के बारे में नहीं डिस्कस किया गया होगा या फिर ऐसा कोई कानून नहीं बना होगा, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून है, क्योंकि हम डेली सुनते हैं कि बहुत महिलाओं के पूरे विश्व भर से ऐसी खबरें आती हैं कि कई महिलाएं गायब हो जाती हैं, उनकी जानकारी नहीं मिलती, या फिर शोषण होता है, उनका घरेलू शोषण होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आती हैं। तो क्या है वुमेन राइट्स, क्या मतलब महिलाएं जो है सुरक्षित हैं? तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं। महिला विशिष्ट कानून, इसमें जो है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, अब इसे 1986 में संशोधित भी किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी जो है भारत में बहुत सारी जो महिलाओं की जो हत्या कर दी जाती है वो सिर्फ दहेज के लिए कर दी जाती है। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम निषेध और निवारण के लिए अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। अब महिलाओं से संबंधित कानून है, उसके अंदर भारतीय दंड संहिता में आते हैं 1860 में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग वगैरह करते टाइम ये याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। यही आयोग भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय वैधानिक निकाय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जैसे मजबूत कानूनी ढांचे लागू किए गए हैं। सरकार द्वारा समर्थित योजनाएं जो है मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, स्वाधार गृह संकट में महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता प्रदान करता है। इस तरीके से हमारे देश में भी इतने सारे कानून हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्म जैसे शी बॉक्स महिला सहायता डेस्क रिपोर्टिंग और समय पर न्याय तक पहुँच के में सुधार करते हैं, मतलब समय पर न्याय दिलाने के लिए। तो ये जो है मेन पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग क्या है। 1 जुलाई 2024 को ये प्रभाव में आई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करती है और यौन अपराधों के लिए कठोर दंड के लिए प्रतिपादित करती है सजा को, जिसमें 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए आजीवन कारावास शामिल है। मतलब कि 18 से जो कम है, माइनर हैं जो, उनके बलात्कार के लिए आजीवन कारावास को शामिल किया गया है। यह यौन अपराधों की परिभाषाओं का विस्तार करता है। पीड़ित के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है, मतलब बयानों की जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, यह अधिनियम सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी उम्र, नौकरी,
का प्रकार या कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, मतलब उनकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनर हो या फिर एडल्ट हो, कुछ भी हो, नौकरी का कोई भी प्रकार हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, सभी के लिए लागू होता है। क्योंकि जो वुमेन सिक्योरिटी है, वुमेन सेफ्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कार्यस्थलों पर ही जो है नहीं लगानी है, सभी जगह पर होनी चाहिए, सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। शिकायत डेटा को केंद्रित करने के लिए एम डब्ल्यू सी सीड ने शी बॉक्स लॉन्च किया है, जो मामलों की रिपोर्टिंग ट्रैकिंग के लिए एक पोर्टल है, जिसमें अधिनियम के तहत पूछताछ 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है। मतलब कि 19 डेज के अंदर पूछताछ की जाएगी, और ये एक रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए पोर्टल है, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं भी आंसर में या फिर कुछ निबंध वगैरह लिखते हैं वहाँ मेंशन कर सकते हैं। शी बॉक्स सेक्सुअल हरेसमेंट कंप्लेंट पोर्टल, ए सेफ वर्क प्लेस इज़ वुमेन्स राइट, एवरी वुमेन्स राइट। मतलब कि जो सुरक्षित जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वो सभी महिलाओं को अधिकार है, तो ये पोर्टल है। डिजिटल शक्ति कैंपेन एंड ओवरव्यू। डिजिटल शक्ति कैंपेन जो क्या है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर ओएससी योजना भी लागू की है। ये ओएससी हिंसा से प्रभावित या पीड़ित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता तथा परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय सहित एक ही छत के नीचे कई एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब कि ये जो है, ये एक अम्ब्रेला प्लान की तरह है, और ये कई सारी जो हैं एकीकृत सेवाएं हैं उनको प्रदान करते हैं। 2015 से जिला स्तर पर ओएससी की स्थापना ने हिंसा और संकट का सामना करने वाली महिलाओं को समय पर समर्थन और सहायता देने के लिए समर्पित मंच प्रदान किया है, जो मौजूद अंतर को भरता है। मतलब कि घरेलू हिंसा और जो हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाएं हैं उनके लिए है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर ओएससीज जो हैं, आप देख सकते हैं, ये भी पोर्टल है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। निर्भया फंड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ERSS 122 इन ऑल स्टेट एंड ड्यूटीज, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस 983 रेलवे स्टेशन। अगर आपको रेलवे स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम हो तो वुमेन हेल्प डेस्क बनाए गए हैं 10,000 पुलिस स्टेशंस पर। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं। तो ये सब हैं जो निर्भया फंड में शामिल हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, जैसे कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, मेरी सहेली इनिशिएटिव, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, स्पेशल वुमेन पुलिस सेल्स, नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो इस तरह के इम्पोर्टेंट जो हैं इनिशिएटिव्स हैं। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली ITSSO एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो समय को पूरा होने जो समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस जांच की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस, यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस दोषी यौन अपराधियों की एक केंद्रीय रजिस्ट्री, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बार बार अपराधियों की पहचान करने, ट्रैक करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक 12 मार्च 2020 को शुरू किया गया सिस्टम अलर्ट, ईमेल और SMS के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशन और उच्च अधिकारियों के बीच जघन्य और अंतर्राज्यीय अपराधों की जानकारी को तुरंत साझा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, जो समन्वय को मजबूत करता है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। इस तरीके से भारत में भी जो है बहुत सारे कानून और बहुत सारे सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं, जिससे महिला सेफ्टी जो है वो वुमेन सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जा सके। जैसा कि हमने भारतीय दंड संहिता के बारे में देखा, और भी बहुत सारे शी बॉक्स देखा, बॉक्स पोर्टल, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं भी हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ और इंडिया के बारे में, इंडिया में वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड डिटेल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।